हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रोहित गालियान एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल रेडियन मेंसा पर स्वागत करता हूं। और आज की इस क्लास के अंदर हम रीजनिंग का पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और टॉपिक है आपका कोडिंग डिकोडिंग। और ये टॉपिक जो है ना वो रीजनिंग का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम के अंदर यहां से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट आप सीखेंगे उन्हीं कंसेप्ट की हेल्प से एग्जामिनर जो है एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और सीरीज जैसे चैप्टर में क्या है क्वेश्चंस को सेट करता है। यानी कुल मिलाकर मैं कहूं कि कोडिंग डिकोडिंग आपका इनडायरेक्टली एक ऐसा चैप्टर होता है कि जिसके माध्यम से एग्जामिनर कम से कम आपके एग्जाम में आपसे 7 से 8 क्वेश्चन जरूर पूछेगा। चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग के माध्यम से पूछे, चाहे एनालॉजी के माध्यम से पूछे, चाहे क्लासिफिकेशन के माध्यम से पूछे, चाहे सीरीज के माध्यम से पूछे। तो गलती से भी इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग के बिल्कुल बेसिक से सारे कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर कर दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई विद्यार्थियों की आदत बड़ी ही गंदी होती है कि वो केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर करके क्या है एग्जाम में जाते हैं, जहां पर जाकर उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो उनसे सोल्व नहीं हो पाते, क्योंकि उसका कारण एक ही होता है कि उनका ध्यान केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस पर होता है, कभी भी कंसेप्ट को क्लियर करने की नहीं सोचने। तो यानी आपको कुल मिलाकर एक बात यहां पर समझनी है, यदि आपके कंसेप्ट मजबूत होंगे तो किसी भी लेवल का क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से क्या है सोल्व कर पाओगे। तो आज की क्लास के अंदर मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानकारी दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले यहां पर सवाल उठता है कि कोडिंग क्या होती है और डिकोडिंग क्या होती है। तो इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे उदाहरण क्या है, मैंने यहां पर कहा कि कोई भी एक लड़का है जिसका नाम सुमित है, और सुमित जो है ना वो हर रोज सुबह 9 बजे स्कूल में जाता है। हर रोज सुबह 9 बजे कहां जाता है? स्कूल में जाता है। तो एक दिन सुमित का थोड़ा मूड अलग हो गया। उसने सोचा कि आज मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा, आज अपने दोस्तों के साथ मैं खेल के मैदान में जाऊंगा और वहां पर जाकर दिन भर मैं क्या है क्रिकेट खेल लूंगा। तो यानी आप समझ चुके हैं कि सुमित को जहां स्कूल में जाना था वो स्कूल में ना जाकर कहां पर पहुंच चुका है? खेल के मैदान में पहुंच चुका है। अब इस दौरान हुआ क्या कि सुमित के पिता का फोन आता है और वो सुमित से पूछता है कि बेटा आप कहां पर हैं? तो सुमित कहता है कि पापा मैं तो स्कूल में हूं। पर बच्चों यहां पर उसने क्या बोला? झूठ बोला, क्योंकि आप जानते हैं कि एक्चुअल में वो स्कूल में नहीं है, अब कहां पर है? मैदान में है। यानी यहां पर उसने अपने पिताजी को जहां पर यह बताना चाहिए था सच में कि वो मैदान में है, उसने मैदान को छिपाकर क्या कहा कि मैं तो कहां पर हूं? स्कूल में हूं। कहां पर हूं? स्कूल में हूं। तो बच्चों इसको कहा जाता है कोडिंग। इसको क्या कहा जाता है? कोडिंग। यानी जब आप किसी एक्चुअल डाटा को छिपाकर उसकी जगह पर कोई दूसरा डाटा कहते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? कोडिंग कहा जाता है। यानी जहां उसे बताना चाहिए था सुमित को अपने पिता को कि मैं खेल के मैदान में हूं, उसने ये बात छिपाकर उसकी जगह पर क्या कहा कि मैं कहां पर हूं? स्कूल में हूं। यानी कोडिंग क्यों की जाती है? टू हाइड समवन्स आइडेंटिटी। किसी की पहचान को छिपाने के लिए क्या है कोडिंग की जाती थी। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया सर ये कोडिंग है, यानी किसी एक्चुअल डाटा की जगह पर कोई दूसरा डाटा कह देना वो क्या हो गया? एक तरीके से कोडिंग हो गया। पर डिकोडिंग क्या होता है? तो प्यारे बच्चों पिताजी तो समझदार हैं, उसने वहां पर थोड़ा सा क्या है पहचान लिया क्या कि बच्चा जो है ना वो स्कूल में नहीं है, खेल के मैदान में है। क्यों? उसने देखा आसपास शोर कुछ ऐसा हो रहा था जिससे उसके पिताजी को यह लगा कि वो कहीं ना कहीं स्कूल में नहीं है, खेल के मैदान में है। तो यानी इसको कहा जाता है डिकोडिंग। इसको क्या कहा जाता है? डिकोडिंग। यानी कि उसी कोडेड डाटा को एक्चुअल डाटा में दोबारा से पकड़ लेना, उसको क्या कहा जाएगा? डिकोडिंग कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा? डिकोडिंग कहा जाएगा। यानी ये एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। इसके साथ ही आप समझ सकते हैं, जैसे बच्चों आपको कुल मिलाकर मैंने कहा कि किसी सांकेतिक भाषा में आम को सेब कहा जाता है,
किसी सांकेतिक भाषा में आम को क्या कहा जाता है? सेब कहा जाता है। ठीक है ना? तो यानी कई बार आपने भी देखा होगा कि दो बंदे आपस में ना इस तरीके से कोडिंग लैंग्वेज में बात करते हैं, यानी कि तीसरा व्यक्ति उस बात को समझ ना पाए। जैसे मान लीजिएगा, इसका एक उदाहरण आप ये ले सकते हैं, कोई एक दुकानदार है, उसको पता है कि आज के समय पर आम की डिमांड जो है ना बहुत ज्यादा है, और उसको किसी दूसरे के पास क्या है, कुछ आम भेजने थे। तो उसने फोन पर क्या कहा? उसने कहा कि सेब की पेटी आपके पास भेज दी है, सेब की पेटी आपके पास भेज दी है। यानी उसके आसपास जो खड़े होंगे उनको लगा होगा कि सेब की पेटी भेजी है, पर इन एक्चुअल उसने किस चीज की पेटी भेजी है? आम की पेटी भेजी है। यानी दुकानदार दूसरे दुकानदार को समझ में आ गया कि जो पेटी आ रही है वो सेब की नहीं, किसकी आ रही है? आम की आ रही है। तो आम को सेब कहा गया, यानी ये कोडिंग हो गया, और दुकानदार ने पहचान लिया कि सेब की बात नहीं हो रही, आम की बात हो रही है, तो वो क्या होगी? डिकोडिंग हो गई। अब यहां पर बच्चों कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन पर मैं आऊं तो कोडिंग डिकोडिंग के एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो किस पैटर्न से आते हैं और किस तरीके के पूछे जाते हैं, तो यहां पर एक उदाहरण से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे यहां पर मैंने कहा बच्चों, एक क्वेश्चन आपके सामने, क्या कि किसी कोडिंग लैंग्वेज में जो बर्ड शब्द है, यानी बर्ड वर्ड जो है, उसका जो कोड है वो क्या है? 29184 है, 29184 है। तो उसी कोडिंग लैंग्वेज में आपको बताना है कि बियर का कोड क्या होगा, उसी कोडिंग लैंग्वेज में बताना है बियर का कोड क्या होगा। एक और दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं बच्चों। मैंने कहा कि किसी कोडिंग लैंग्वेज में कैट का जो कोड है वो आपका FDW है, तो उसी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर बताओ हैन का कोड क्या होगा। अब यहां पर एक बात को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, और वो बात है क्या? जैसे यदि मैं यहां पर कहता हूं बच्चों कि जो आपको वर्ड दिया गया है, वर्ड क्या दिया गया है? बर्ड। क्या शब्द दिया गया है? बर्ड। यदि इंग्लिश अल्फाबेट में यानी अंग्रेजी वर्णमाला में बात करें, यानी क्वेश्चन के आधार पर यदि आप देखो तो बी का कोड क्या लिया गया है? 2 लिया गया है। आई का कोड क्या लिया गया है? 9 लिया गया है। आर का जो कोड है वो क्या लिया गया है? 18 लिया गया है। और डी का कोड लिया गया है कितना? 4। अब आप कहेंगे कि ये कोड कहां से आए? तो बच्चों अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का क्या है? एक स्थानीय मान होता है, यानी इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर लेटर्स की एक पोजिशनल वैल्यू होती है। जैसे ए पहले स्थान पर आता है, बी दूसरे स्थान पर आता है, तो बी को क्या लिखा गया? 2। उसी प्रकार आई 9वें स्थान पर आता है तो आई को 9 लिखा गया है। आर 18वें स्थान पर आता है तो आर को 18 लिखा गया है। और डी चौथे स्थान पर आता है तो उसको क्या लिखा गया है? 4 लिखा गया है। तो इसी कोडिंग भाषा में यदि मैं बात करूं तो बियर का कोड अब क्या बनेगा? तो आप कहेंगे बी जो है ना वो दूसरे स्थान पर आता है, ई 5वें स्थान पर आता है, ए पहले स्थान पर आता है, और आर 18वें स्थान पर आता है। तो इसका मतलब कुल मिलाकर ये हो गया कि बियर वर्ड का जो कोड है वो आपका ये बनेगा। अब वहीं पर दूसरी बात आती है इसकी, यहां पर तो क्या किया गया है? अक्षरों को संख्या में कोडित किया गया है, यहां पर अक्षरों को अक्षरों में ही कोडित किया गया है। तो यहां पर जब आप ध्यान से समझेंगे बच्चों, तो यहां पर मैं कहूं जो शब्द है कैट, कैट शब्द के अंदर जितने भी अक्षर हैं, यानी इस वर्ड के अंदर जितने लेटर्स, उनकी पोजिशनल वैल्यू क्या है? यानी अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान कौन सा आता है? सी तीसरे स्थान पर आता है, ए पहले स्थान पर, और टी 20वें स्थान पर आता है। और वहीं पर जो कोड दिया गया है FDW, यहां पर मैं बात करता हूं तो F 6ठे स्थान पर आता है, D चौथे स्थान पर आता है, और W जो है ना वो 23वें स्थान पर आता है। अब यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 और 3 मिलाकर कितना होता है? 6। यानी सी का कोड कौन सा अक्षर लिया गया है? जो उससे 3 अक्षर बाद आता है। इसी प्रकार ए का कोड कौन सा अक्षर लिया गया है? जो उससे 3 अक्षर बाद आता है। उसी प्रकार टी का कोड कौन सा अक्षर लिया गया है? जो उससे 3 अक्षर बाद आता है। तो इसी प्रकार हैन का आपका कोड आएगा। एच होता है 8, 9, 10, 11, यानी 11वें स्थान पर जो अक्षर आता है वो क्या आता है? ई से 3 लेटर बाद FGH, एच आता है। एन से 3 लेटर बाद OPQ आता है।
तो इसका मतलब हैन का कोड क्या हो गया, KHQ। अब ये दोनों उदाहरण मैंने आपको क्यों दिए बच्चों, उस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी यहां से आपको एक बात तो पता चल गई कि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के अंदर यदि आपको क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व करना है और आपको कहीं ना कहीं जल्दी से सोल्व करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि सभी अक्षरों की जो स्थानीय मान है, सभी अक्षरों का जो स्थानीय मान है, यानी सभी लेटर्स का जो पोजिशनल वैल्यू है इंग्लिश अल्फाबेट में, वो आपको याद रखना होगा। यानी सबसे पहले हम सीखेंगे बच्चों कि पोजिशनल वैल्यूज ऑफ लेटर्स, अक्षरों के स्थानीय मान के बारे में। इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर हर लेटर की अपने आप में एक पोजिशनल वैल्यू होता है। यानी मैं कहूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में हर अक्षर का अपना एक स्थान है। जैसे यदि आपसे कहा जाए कि बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में पहले स्थान पर कौन सा अक्षर आता है, तो आप कहेंगे ए आता है। दूसरे स्थान पर कौन सा आता है, बी। तीसरे पर आता है सी, चौथे पर आता है डी, पांचवें पर आता है ई, फिर आपका एफ आता है, फिर आपका जी आता है, फिर आपका एच आता है, फिर आपका आई, फिर आपका जे, फिर आपका के, फिर एल, फिर एम। उसके बाद आपका क्या आएगा, एन आएगा, फिर ओ आएगा, फिर पी आएगा, फिर क्यू आएगा, फिर आर आएगा, फिर एस आएगा, फिर टी आएगा, फिर यू आएगा, फिर वी आएगा, फिर डब्ल्यू आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर वाई आएगा और फिर क्या आएगा प्यारे बच्चों, जेड आएगा। यानी यहां पर कुल मिलाकर ए टू जेड, यानी कुल मिलाकर अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, तो सबका स्थानीय मान भी क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में ए पहले स्थान पर आता है, जी 7वें स्थान पर आता है, के 11वें स्थान पर आता है और पी 16वें स्थान पर आता है। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर के अंदर आपको यदि अपने आप को परफेक्ट बनाना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सभी अक्षरों का स्थानीय मान याद रखना होगा। यानी हर लेटर की पोजिशनल वैल्यू आपको क्या है, याद रखनी होगी। अब यहां से क्वेश्चन ये उठता है कि लेटर की पोजिशनल वैल्यू को कैसे याद किया जाए, अक्षरों के स्थानीय मान को कैसे याद किया जाए। इसके प्यारे बच्चों दो तरीके हैं, और उसमें जो पहला तरीका है वो मुझे सबसे अच्छा लगता है, जिससे आप बड़ी आसानी से अक्षरों की स्थानीय मान यानी लेटर्स की पोजिशनल वैल्यू को याद रख पाएंगे। जैसे यदि मैं आपसे पूछता हूं प्यारे बच्चों कि किसी भी चीज को जब आप देखते हैं तो आपके मन में कई बार ख्याल आता है ना, क्या यार A1 चीज है, यानी कोई किसी चीज को हम कहेंगे भाई ये तो एक नंबर की चीज है, यानी A1 चीज है, ठीक है। और A का कोड भी क्या होता है बच्चों, 1 होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार B को याद रखना है कि B का पोजिशनल वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है ना। तो B को 2 से कैसे रिलेट करें, निमोनिक्स के माध्यम से देखिएगा। हम कहेंगे बिट्टू, क्या कहेंगे, बिट्टू, और बिट्टू का मतलब क्या हो गया, यानी कि B क्या है आपका 2 है। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से अपने माइंड के अंदर हर लेटर को नंबर से जोड़ो और उसके तरीके से अपने आप में ही क्या है, कुछ ऐसी चीजें निमोनिक्स क्या है क्रिएट करो अपने माइंड के अंदर, जिससे आप लेटर की पोजिशनल वैल्यू को आसानी से याद रख पाओ। और इसके लिए आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं है, आप खुद किसी लेटर को रिलेट करके क्या है नंबर के साथ आप उसका क्या है कोड याद रख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा T20 क्रिकेट बहुत खेला जाता है, T20 क्रिकेट बहुत खेला जाता है, तो आप समझ चुके हैं यहां पर कि अंग्रेजी वर्णमाला में टी का स्थान जो होता है ना वो कौन सा होता है, 20वां होता है। कभी कभार आपने सुना होगा, क्या सुना होगा, G7 के बारे में, ठीक है ना। और अंग्रेजी वर्णमाला में भी जी का स्थान कौन सा होता है, 7वां होता है। अब आज के क्लास के अंदर आपको करना क्या है कि सभी अक्षरों का निमोनिक्स अपने माइंड से याद करने की कोशिश करनी है, यानी अपने तरीके से ही कोई भी ऐसी ट्रिक बनाओ और कमेंट करके मुझे बताओ कि इस लेटर को हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। विश्वास कीजिएगा मेरी इस बात के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जल्द ही सभी अक्षरों का स्थानीय मान आपको याद हो जाएगा। एक और मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैंने कहा स्त्री मूवी आई थी ना, काफी लोगों ने देखी, राजकुमार राव की फिल्म आई थी स्त्री। स्त्री का कैसी प्रोनाउंसिएशन कैसा आता है, स्त्री C3, स्त्री C3। तो बच्चों इस तरीके से आप बनाओ, या मैं कहूं आपको डफर, मैंने बोला आप डफर हो,
डफर के अंदर क्या प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग से देखे तो क्या निकल कर आता है, डफर D4 होता है, डी क्या होता है, 4 होता है। तो इस तरीके से वर्ड बनाओ और उन अक्षरों की क्या है पोजिशनल वैल्यू को याद करने की आप क्या है कोशिश कीजिएगा। अब आती है अगली बात, यदि इस तरीके से भी याद नहीं होता तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है सर इसका, तो उसके लिए आपको ना एक वर्ड याद रखना होगा, एक शब्द याद रखना होगा, CFI लोरेक्स। क्या याद रखना होगा, CFI लोरेक्स। ये शब्द जो मैंने ऊपर लिखा है CFI लोरेक्स, इस शब्द के अंदर जितने भी अक्षर हैं उन सभी के स्थानीय मान में 3-3 का अंतर होता है। उन सभी अक्षरों के स्थानीय मान में कितने का अंतर होता है, 3-3 का। जैसे C कितना होता है, 3 होता है, F 6 होता है, I 9 होता है, L 12 होता है, O 15 होता है, R 18 होता है, U 21 होता है और X कितना होता है, 24 होता है। तो यहां से आपको कुल मिलाकर बच्चों 8 अक्षरों के स्थानीय मान याद हो जाते हैं। यानी 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15। यानी CFI लोरेक्स आपको याद है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने कहा आपको क्या वर्ड याद है, CFI लोरेक्स। ठीक है, अब बस आपको केवल ये पता होना चाहिए कि C कितना होता है, 3 होता है। तो यानी इसका मतलब F कितना होगा, 3 और 3 6, I कितना होगा, 6 और 3 9, L कितना होगा, 9 और 3 12, O कितना होगा, 12 और 3 15, R कितना होगा, 15 और 3 18, U कितना होगा, 18 और 3 21 और X कितना होगा, 21 और 3 24। अब इसके साथ आप क्या है दूसरे अक्षरों का भी स्थानीय मान निकाल सकते हो। कैसे, मैंने यहां पर आपको कहा बच्चों कि मुझे जल्दी से यह बताओ कि T का कोड क्या होगा, या मैंने कहा J का क्या होगा, या मैंने कहा H का क्या होगा। तो बच्चों यहां पर एक बात को ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, T किसके बाद आता है, तो आप कहेंगे T जो है ना वो R के बाद होता है। R होता है 18, तो S 19 हो गया, तो T कितना हो गया, 20 हो गया। ये आपके माइंड में बड़ी आसानी से आपको क्लिक कर जाएगा। आपने कहा I 9 होता है, I के बाद J आता है, तो इसका मतलब 9 और 1 10, इसका मतलब J कितना होगा, 10 होगा। अब H क्या होगा, F के बाद H आता है, F 6 है तो G कितना होगा, 7, तो इसका मतलब H कितना हो गया बच्चों, 8 हो गया। तो इस तरीके से भी आप अक्षरों के क्या है स्थानीय मान को याद रख सकते हैं। उसके अलावा फिर अगली बात आती है इजोटी। यहां पर एक और मैंने वर्ड लिया इजोटी। इस वर्ड के अंदर जितने लेटर्स हैं उनकी पोजिशनल वैल्यू में 5-5 का डिफरेंस है। यानी इजोटी शब्द के अंदर जितने भी अक्षर हैं उन सभी अक्षरों के स्थानीय मान में कितने का अंतर होता है, 5-5 का अंतर होता है। यानी कुल मिलाकर आपको ई 5 होता है। यह बात यदि याद है कि ई कितना होता है, आपका 5 होता है। और आपको यह शब्द भी याद है कि क्या शब्द, इजोटी। तो यहां से आप क्या कह सकते हैं बच्चों कि ई 5 होता है तो जे कितना होगा, 5 और 5 10, ओ कितना होगा, 10 और 5 15, टी कितना होगा, 15 और 5 20, और वाई कितना होगा, 20 और 5 25। तो कम से कम बच्चों यहां पर आपको क्या है 12-13 लेटर के कोड तो मैंने वैसे ही बता दिए। इन ट्रिक के माध्यम से आप क्या है याद रख सकते हैं। पर सबसे आसान एक और तरीका है, जैसे मैंने आपको बताया निमोनिक्स के माध्यम से, यानी A1 बिट्टू, स्त्री, डफर, ठीक है ना, इस तरीके से आप I9 होता है, I9 तो दोनों में एक प्रोनाउंसिएशन आ गया ना कुछ इस तरीके से। केल्विन सुना है, केल्विन, ठीक है ना, केल्विन आपने सुनी होगी यूनिट केल्विन, और केल्विन यानी K11 हो गया, K क्या हो गया, 11 हो गया। तो इस तरीके से याद करने की कोशिश कीजिए। या बोलिए M का कोड क्या होगा, M क्या होता है, मेरा, और T से 13, मेरा 13, मेरा 13, यानी M कितना हो गया, 13। तो इस तरीके के निमोनिक्स अपने माइंड में क्रिएट करने की कोशिश कीजिएगा, आपको पोजिशनल वैल्यू बड़ी आसानी से याद हो जाएंगी। और उसके बाद एक ही फंडा बचता है बच्चों लास्ट, किसी भी लेटर की पोजिशनल वैल्यू को याद करने की टेंशन बिल्कुल ना लें। जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बार बार आप इनका यूज करते रहेंगे, कब ये अक्षरों का स्थानीय मान आपको याद हो जाएगा, इस बात को विश्वास कीजिएगा आपको स्वयं नहीं पता चलेगा। तो इस चीज के ऊपर फोकस नहीं करना। आप जानते हैं यदि आपको सफलता हासिल करनी है तो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी ही होगी। बगैर कड़ी मेहनत आपको सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि अक्सर मेरी एक बात याद रखना प्यारे बच्चों, क्या
कि जो स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, जो स्टूडेंट मेहनत करते हैं, रिजल्ट भी अक्सर उन्हीं को मिलता है। जो स्टूडेंट मेहनत करते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट भी केवल उन्हीं को मिलता है, बगैर मेहनत के किसी को भी रिजल्ट नहीं मिलता है। अब यहां पर बच्चों अगली बात आती है, ये हमने पढ़ा अक्षरों का स्थानीय मान के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। अक्षरों के स्थानीय मान के बारे में तो पढ़ लिया हमने। अब इसका ना यूज क्या होता है वो देखिएगा ध्यान से। इसका यूज क्या होता है यदि सभी अक्षरों का स्थानीय मान हमें याद है। जैसे मैंने यहां पर एक क्वेश्चन दिया बच्चों आपको, मैंने कहा कि किसी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर राम को 18 1 13 लिखा जाता है, तो बताओ उसी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर अक्स को क्या लिखा जाएगा। उसी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर अक्स को क्या लिखा जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहां पर थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। अक्षरों का स्थानीय मान यदि आपको याद है तो इस टाइप के क्वेश्चन आप एग्जाम में बड़ी आसानी से बना लेंगे। आपको पता है आर अंग्रेजी वर्णमाला में 18वें स्थान पर आता है और ए पहले स्थान पर आता है और एम आता है 13वें स्थान पर, यानी सीधा सीधा अक्षरों का क्या लिया गया है, कोड लिया गया है। पर वहीं पर यदि मैं बात करता हूं तो ए जो है ना अंग्रेजी वर्णमाला में कौन से स्थान पर आता है, पहले स्थान पर आता है। और के की यदि मैं बात करूं तो क्या हो गया बच्चों, 11वें स्थान पर आता है। और एस की यदि मैं बात करूं तो वो आपका 19वें स्थान पर आता है। और एच की मैं बात करूं तो वो 8वें स्थान पर आता है। यानी अक्षरों का स्थानीय मान यदि आपको याद है तो ऐसे क्वेश्चन को आप चंद सेकंड में एग्जाम के अंदर क्या है, सोल्व कर पाएंगे। पर बच्चों प्रॉब्लम यहां नहीं आती। इस वाले क्वेश्चन को तो बच्चे आसानी से बना लेंगे कि कैसे न कैसे बच्चे जो है ना वो कोड को याद कर लेते हैं। पर उनको प्रॉब्लम कहां पर आती है, जब दूसरे टाइप का क्वेश्चन उनके सामने आए। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे, बच्चों उस बात पर ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कहा कि किसी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर सी को 8 19 22 ये लिखा गया है, तो बताओ मैन को क्या लिखा जाएगा। अब बच्चों यहां पर थोड़ी सी बात क्या है, दूसरी है। यहां पर बात क्या है, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं। जैसे यदि मैं कहूं बच्चों अंकुल मिलाकर अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। यानी ए टू जेड कुल मिलाकर कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। तो हर अक्षर का अपना एक स्थानीय मान होता है। यानी ए पहले स्थान पर आता है, बी दूसरे पर, और इस प्रकार जो जेड है वो कौन से स्थान पर आता है, 26वें स्थान पर आता है। ठीक है ना। बट यदि इन्हीं अक्षरों को मैं विपरीत क्रम में लिखूं, विपरीत क्रम की मैं बात करूं कि मैं गिनना ए से स्टार्ट ना करूं, कहां से स्टार्ट करूं, जेड से, तो जेड से लेकर ए तक यानी उल्टे क्रम में भी तो कितने अक्षर होते हैं, 26 ही अक्षर होते हैं। उल्टे क्रम में भी कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। तो यहां पर बच्चों मैं कहूंगा पर विपरीत क्रम में जेड जो है वो कौन से स्थान पर आता है, पहले स्थान पर आता है। विपरीत क्रम में यानी अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में जेड कौन से स्थान पर आएगा, पहले स्थान पर आएगा। और जो ए वो कौन से स्थान पर चला जाएगा, 26वें स्थान पर चला जाएगा। ए कौन से स्थान पर चला जाएगा, 26वें स्थान पर चला जाएगा। यानी यहां पर जो एस का कोड 8 दिया है वो 8 आया कैसे बच्चों, कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में एस का जो स्थान है वो 8वां होता है और एच का स्थान क्या होता है, 19वां होता है, और ई का कितना होता है, 22 होता है। तो इसी प्रकार हमें किसका लिखना होगा, मैन का। पर यहां पर जो समस्या आपकी है वो मैं दूर करूंगा। उससे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में एम का स्थान जो है ना वो 14 होता है, और ए का तो यहां देखा हमने कितना होता है, 26 होता है, और एन का कितना होता है, 13 होता है। तो यानी इसका मतलब ये आपका क्या हो गया बच्चों, ये आपका किसका कोड हो गया, मैन का। यानी यहां पर बच्चों कुल मिलाकर मेरी बात को ध्यान से समझना, यहां पर यूज की गई है एक्चुअल पोजिशनल वैल्यू, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षरों का वास्तविक स्थानीय मान है, और यहां पर यूज की गई है रिवर्स पोजिशनल वैल्यू, यानी अक्षरों का जो विपरीत क्रम का स्थान है। किसका स्थान यूज किया गया है, विपरीत क्रम का स्थान यूज किया गया है। किसका स्थान यूज किया गया है, विपरीत क्रम में जो अक्षरों का स्थान है। और इसमें यूज कौन सा हुआ है, सही क्रम का स्थान। किसका, सही क्रम का स्थान। ठीक है। अब बात यह आती है
कि सर ये तो हमारे लिए याद करना मुश्किल है, ये तो आपने बता दिया कैसे याद होगा, पर इसको हम कैसे याद करेंगे, किसी भी अक्षर का विपरीत क्रम का स्थान। तो उसके लिए आपको एक बात याद रखनी है। क्या बच्चों, जब मैंने आपको ये कहा कि जब मैं A to Z लेटर्स की बात करता हूं, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के वास्तविक क्रम में बात करता हूं, तो A का स्थान पहला होता है और Z का स्थान 26वां होता है। पर वही मैं जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम की बात करता हूं, तो उसमें Z का स्थान पहला होता है और A का कितना हो जाता है, 26 हो जाता है। अब यहां पर मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, यानी मैं यदि बात करूं, हमने एक लेटर लिया A, अंग्रेजी वर्णमाला में इसका वास्तविक स्थान कितना होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में वास्तविक क्रम में, यानी ओरिजिनल एक्चुअल उस ऑर्डर में ए जो है वो कौन से स्थान पर आता है, पहले स्थान पर आता है। पर वही विपरीत क्रम में वो कौन से स्थान पर आता है, 26वें स्थान पर आता है। यानी किसी भी लेटर का, याद रखिएगा ये बात, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, किसी भी अक्षर का जो एक्चुअल पोजिशनल वैल्यू है और रिवर्स पोजिशनल वैल्यू है, उन दोनों का सम मिलाकर हरदम कितना होता है, 27 होता है। यानी किसी भी अक्षर का वास्तविक स्थान और विपरीत क्रम का स्थान दोनों को मिलाकर हमें कितना मिलेगा, 27 मिलेगा। और 26 के 26 अक्षरों का ऐसा ही होता है। यानी अब कुल मिलाकर यहां पर मेरी बात की गहराई को समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिएगा आपके पास अक्षर है एफ, आप जानते हैं कि एक्चुअल पोजिशनल वैल्यू में, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के सही क्रम में वो छठे स्थान पर आता है। वहीं पर जे की मैं बात करूं तो अंग्रेजी वर्णमाला में सही क्रम पे वो 10वें स्थान पर आता है। वहीं पर मैं एम की बात करता हूं तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में एम 13वें स्थान पर आता है और टी जो है वो 20वें स्थान पर आता है। पर हमें इनका विपरीत क्रम का स्थान पता लगाना हो, तो विपरीत क्रम का स्थान पता लगाना हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, सही क्रम को 27 में से घटा दो। 27 में से 6 घटाया तो कितना आ गया आपका, 21 आ गया। ठीक है, 27 में से 10 घटाया तो कितना आ गया आपका, 17 आ गया। इसी प्रकार 27 में से 13 आपका घटाया तो ये कितना आ गया प्यारे बच्चों, 14 आ गया। इसी प्रकार 27 में से यदि आप 20 घटाते हैं तो आपको कितना मिलता है, 7 मिलता है। यानी कुल मिलाकर मैं कहूं तो यहां से हमें पता लगता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में एफ का जो स्थान है वो कितना होता है, 21। जे का विपरीत क्रम में स्थान कितना होता है, 17वां। एम का विपरीत क्रम में क्या होता है, 14वां। और टी का विपरीत क्रम में क्या होता है, 7वां। यानी किसी भी अक्षर का हमें विपरीत क्रम में स्थान पता लगाना हो तो हम क्या करेंगे, उसके सही क्रम को 27 में से घटा देंगे। सही क्रम को क्या किस में से घटा देंगे, 27 में से घटा देंगे। यानी अब जो मैंने पहले क्वेश्चन आपको दिया था उस टाइप के क्वेश्चन को आप करेंगे कैसे, जैसे मैंने कहा प्यारे बच्चों कि किसी कोडिंग लैंग्वेज में सी का जो कोड है वो आपका 8, 19 और 22 दिया है, तो बताएं उसी कोडिंग लैंग्वेज में मैन का कोड क्या होगा। तो बच्चों बस आपको इतना करना था, क्या करना था कि आप जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में एस जो है वो 19वें स्थान पर आता है, एच 8वें स्थान पर आता है और ई जो है वो 5वें स्थान पर आता है। ई कौन से स्थान पर आता है, 5वें स्थान पर आता है। पर ये तो कोड मैच नहीं कर रहा, यानी इनका विपरीत क्रम का स्थान लिखा है। और वो कैसे पता लगाएंगे, 27 में से 19 में घटाता हूं तो कितना आता है, 8, यानी विपरीत क्रम का स्थान आ गया। 27 में से मैं 8 घटाता हूं तो कितना मिलता है, 19, यानी विपरीत क्रम का स्थान आ गया। और 27 में से मैं 5 घटाता हूं तो कितना मिलता है आपको, 22, यानी विपरीत क्रम का आपका स्थान आ गया। बात समझ में आई प्यारे बच्चों। तो यहां से हमें क्या है बच्चों, हम यहां से पता लग गया कि सी का कोड आपका 8, 19, 22 कैसे आया। यहां से हमें पता लग गया कि सी का कोड 8, 19, 22 कैसे आया। यदि अब हमें कोड पता लगाना है किसके लिए, मैन के लिए, तो अंग्रेजी वर्णमाला में एम का स्थान 13वां होता है, ए का पहला और एन का 14 होता है। तो विपरीत क्रम का आप कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे 27 में से 13 गया तो एम का स्थान कितना आ गया, 14 आ गया। 27 में से 1 गया तो ए के लिए कोड क्या आ गया, 26 आ गया। 27 में से 14 गया तो एन के लिए कोड कितना आ गया, 13 आ गया। अब आपको बात समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों कि ये 14, 26 और 13 कहां से आया। जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था पहले,
ठीक है ना। तो 14, 26, 13 आया कैसे, ये बात अब आपको समझ में आ चुकी है। तो आज की क्लास के अंदर हमने लेटर्स का पोजिशनल वैल्यू लर्न किया, कहां से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में और रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर। यानी कुल मिलाकर अक्षरों का स्थानीय मान हमने याद किया, कहां से, सही क्रम में और विपरीत क्रम में। अब अगली बात क्या आती है बच्चों, यहां पर भी देखिएगा एक और इंपॉर्टेंट चीज, कई बार एग्जामिनर आपके साथ एक और खेल खेलता है एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन पर हम आएंगे, पर उससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट को पकड़ना है बस। वो एग्जामिनर खेल क्या खेलता है उस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे बात करता हूं मैं, यहां पर एक क्वेश्चन आपको देता हूं। मैंने कहा क्वेश्चन है कि किसी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर बर्ड का जो कोड है वो आपका क्या दिया गया है, YRIW दिया गया है। क्या दिया गया है, YRIW दिया गया है। ठीक है, अब यहां पर समझिएगा कि ये बर्ड का कोड आया कैसे। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज है बच्चों, वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने यहां पर लिख दिया बर्ड वर्ड और नीचे लिख दिया मैंने YRIW वर्ड। अब यहां से देखना, जो बर्ड वर्ड है उसके अंदर जो लेटर्स है उनकी पोजिशनल वैल्यू क्या होती है, ये होती है। और जो ये उसका कोड है उसकी पोजिशनल वैल्यू कितनी होती है, ये होती है। अब यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। 25 और 2 मिलाकर कितना होता है, 27 होता है। 9 और 18 मिलाकर कितना होता है, तो आप कहेंगे 27 होता है। यहां पर भी ध्यान दीजिएगा, 18 और 9 मिलाकर कितना होता है, 27 होता है। 4 और 23 मिलाकर कितना होता है, 27 होता है। यहां से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। यहां पर आपने क्या देखा कि B और Y का स्थानीय मान आपस में जोड़ने से कितना मिलता है, 27 मिलता है। इसी प्रकार I और R के स्थानीय मान को आपस में जोड़ने पर 27 मिलता है। अब ये एक्चुअल में जो लेटर्स है ना, ये पेयर बनाते हैं। पेयर क्या बनाते हैं, इनको कहा जाता है अपोजिट लेटर्स। इनको कहा जाता है क्या है, ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स हैं, यानी ये क्या है, विपरीत अक्षर है। और एग्जामिनर क्या है बच्चों, इस कंसेप्ट से बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बार बार पूछता है। यानी ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिस एग्जाम में अपोजिट लेटर के कंसेप्ट से क्वेश्चन ना बनता हो। यानी इस क्वेश्चन के अंदर कोडिंग करने के लिए एग्जामिनर क्या कर रहा है कि B का अपोजिट लेटर होता है Y लिख दिया, I का होता है R लिख दिया, R का होता है I लिख दिया, D का होता है W लिख दिया। ठीक है, अब बात आती है कि वो अपोजिट लेटर विपरीत अक्षर होते क्या है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर एक बात सिंपल सी है। मैंने कहा मेरे पास एक लेटर है C, अंग्रेजी वर्णमाला में C का स्थान कितना होता है, तीसरा। वहीं यदि मैं बात करता हूं X का अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान कितना होता है, 24। अब जब आप इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो यहां पर आपने क्या देखा, 3 और 24 मिलाकर क्या होता है, 27 होता है। 3 और 24 मिलाकर क्या होता है, 27। यानी किन्हीं दो अक्षरों के स्थानीय मान का योग यदि 27 है तो वो दोनों अक्षर एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत अक्षर होते हैं। यानी किन्हीं भी दो लेटर्स की पोजिशनल वैल्यू का सम यदि 27 आ रहा है तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट लेटर होंगे। यानी हमें यदि ये पता लगाना है कि I का अपोजिट लेटर क्या होगा, यानी I का विपरीत अक्षर क्या होगा, तो इसको निकालने का हम एक तरीका ये भी कह सकते हैं कि I का स्थानीय मान होता है 9। तो हम 27 में से 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 18। और 18वें स्थान पर जो लेटर आता है वो क्या आता है, 18वें स्थान पर जो लेटर आता है वो क्या आता है, आपका R। तो इसका मतलब I का अपोजिट लेटर यानी I का विपरीत अक्षर क्या होगा, R होगा। और देखिएगा बच्चों, एक और एग्जांपल लेता हूं। मैंने कहा आपको बताना है कि T का विपरीत अक्षर क्या होगा। T का विपरीत अक्षर आपको निकालना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप जानते हैं T20 T20 होता है। तो आप क्या करेंगे, 27 में से 20 घटाए तो कितना मिल गया आपको, 9 मिल गया। तो इसका मतलब 9वें स्थान पर कौन सा अक्षर आता है, अंग्रेजी वर्णमाला में I आता है। तो इसका मतलब T का विपरीत अक्षर क्या हो गया, I हो गया। T का विपरीत अक्षर क्या हो गया, I। इसके अलावा
विपरीत अक्षरों को याद करने की एक और ट्रिक है। याद रखना बच्चों, विपरीत अक्षरों के जो जोड़े होते हैं उसमें होता क्या है, इस बात को समझिएगा। ए का विपरीत अक्षर होता है जेड, इसको आप याद रख सकते हैं कैसे, ए टू जेड। बी का अपोजिट लेटर होता है वाई, इसको याद रख सकते हैं बॉय, बी वाई दोनों आगे। सी का विपरीत अक्षर होता है एक्स, क्रैक्स, इसको याद रख सकते हो क्रैक्स से, सी एक्स। ड्यू, डी डब्ल्यू। इवनिंग, ईवी पहले दोनों लेटर है तो ई और वी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट लेटर है। फन, एफ यू, फन वर्ड में पहले दो लेटर क्या है, एफ और यू, तो यानी ये दूसरे के क्या है, अपोजिट लेटर यानी विपरीत अक्षर। जीटी, जीटी रोड के बारे में आपने सुना ही होगा, तो जीटी का मतलब क्या हो गया आपका, यानी ये दूसरे के क्या है, अपोजिट लेटर है। इसी प्रकार एच का विपरीत अक्षर होता है एस, इसको याद रख सकते हो हरिशंकर से। आई का विपरीत अक्षर होता है आर, इंडियन रेलवे। जे का अपोजिट लेटर होता है क्यू, जेलस क्वीन। के का अपोजिट लेटर होता है पी, कमला पसंद। एल का अपोजिट लेटर होता है ओ, लुड्डो। एम का अपोजिट लेटर होता है एन, मनोरंजन। एम और एन आगे, क्योंकि मैंने कहा ए टू जेड यानी ए और जेड आगे, बॉय यानी बी वाई आ गया, क्रैक्स यानी सी और एक्स आ गया, डी डी डब्ल्यू आ गया, इवनिंग ई और वी आ गया, फन एफ और यू आ गया, जीटी रोड जी और टी आ गया आपका, हरिशंकर एच और एस आ गया, इंडियन रेलवे आई आर आ गया, जेलस क्वीन जे क्यू आ गया, कमला पसंद के पी आ गया, लूडो एल और ओ आ गया, मनोरंजन एम और एन आ गया। अब इन यानी ये क्या है बच्चों, मैंने आपको कुछ निमोनिक्स बताए हैं जिसके माध्यम से आप क्या है, अपोजिट लेटर यानी विपरीत अक्षरों को याद रख सकते हैं। इसको एक कहानी का भी रूप दे सकते हैं। कैसे, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ए टू जेड बॉयज क्रैक्स खाकर, ड्यू पीकर, इवनिंग में फन के लिए जीटी रोड पर निकलते हैं, जहां उन्हें उनका दोस्त हरिशंकर मिलता है। फिर इंडियन रेलवे में चढ़कर जेलस क्वीन को देखते हुए कमला पसंद खाकर और लूडो खेलकर अपना मनोरंजन करते हैं। तो ये इसका मैंने एक कहानी का रूप दे दिया। इस कहानी के रूप के माध्यम से आप क्या है, सारे के सारे विपरीत अक्षर क्या है, याद रख सकते हैं। और यहां से एग्जाम में एक क्वेश्चन श्योर शॉट आएगा, चाहे कोडिंग डिकोडिंग में आए, चाहे एनालॉजी में आए, चाहे क्लासिफिकेशन में आए, क्वेश्चन पक्का आएगा। तो क्या याद रखना है, ए टू जेड बॉयज क्रैक्स खाकर, ड्यू पीकर, इवनिंग में फन के लिए जीटी रोड पर निकलते हैं, जहां उन्हें उनका दोस्त हरिशंकर मिलता है और उसे लेकर इंडियन रेलवे में चढ़कर जेलस क्वीन को देखते हुए कमला पसंद खाकर और लूडो खेलकर अपना मनोरंजन करते हैं। ये याद रखना है बच्चों। अब अगली बात याद आती है, देखो मैंने आज की क्लास के अंदर आपको क्या चीज बताई है जो आपको याद रखनी है। यानी सबसे पहले तो अक्षरों का स्थानीय मान वो आपको याद करना है, और आपको कमेंट करके बताना भी है कि आपने कैसे न्यूमोनिक्स क्रिएट करे। जैसे मैंने कहा A1 बिट्टू, C3 के लिए स्त्री, D4 के लिए डफर, ठीक है ना। इस टाइप के न्यूमोनिक्स आपको कमेंट करके बताने हैं, जिसके माध्यम से आप क्या है, लेटर्स की पोजीशन वैल्यू को याद रख पाए। उसके अलावा मैंने CFI लोरेक्स और इजोटी का तरीका बताया, जिसके माध्यम से कुछ अक्षरों के स्थानीय मान आप याद रख सकते हो। और फिर मैंने आपको यह बताया कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या है, केवल अक्षरों के वास्तविक स्थानीय मान से नहीं आएंगे क्वेश्चन, विपरीत स्थानीय मान के आधार पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। यानी आपको ना केवल लेटर की एक्चुअल पोजिशनल वैल्यू पर रिवर्स पोजिशनल वैल्यू के बारे में पता होना जरूरी है। और रिवर्स पोजिशनल वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, 27 में से घटाकर एक्चुअल पोजिशनल वैल्यू को, और फिर बताया अपोजिट लेटर। अब इसके बाद बात आती है कि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें 4 टाइप के नॉर्मली पैटर्न यूज होते हैं। आप कहेंगे 4 टाइप के पैटर्न क्या बच्चों, यहां पर ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया कि किसी कोडिंग लैंग्वेज में बर्ड का जो कोड है वो है आपका CJSE, या फिर मैंने एक और लिया बच्चों, मैंने कहा कि किसी कोडिंग लैंग्वेज में बर्ड का जो कोड है वो क्या है, ESJC। अब यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान से समझने की कोशिश करनी है बच्चों। ये मैंने लिया बर्ड वर्ड और ये उसका कोड है CJSE। यहां पर कोडिंग क्या की गई है, डायरेक्ट ऑर्डर में, यानी सीधी सीधी की गई है। बी से अगला लेटर क्या होता है, C।
आई से अगला लेटर क्या होता है, जे होता है। आर से अगला लेटर क्या होता है, एस होता है। और डी से अगला लेटर क्या होता है, ई होता है। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑर्डर पैटर्न। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑर्डर पैटर्न। ये क्या हो गया आपका, डायरेक्ट पैटर्न हो गया, जिसमें सीधे सीधे कोडिंग की जाती है, जिसमें क्या आपका सीधे सीधे कोडिंग की जाती है, यानी यहां पर सीधे सीधे अक्षरों को क्या है, कोड किया गया है। बट यदि यहां पर आप ध्यान देंगे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन के अंदर इसमें क्या है, वर्ड का जो कोड है वो क्या लिखा गया है, ESJC। यहां पर एक्चुअल में कोडिंग दूसरे तरीके से की गई है। कैसे, डी से अगला लेटर क्या होता है, ई, यानी कोडिंग देखो पीछे से स्टार्ट हुई है। आर से अगला लेटर क्या हो गया, एस हो गया। आई से अगला लेटर क्या हो गया, जे हो गया। बी से अगला लेटर क्या हो गया, सी। यानी यहां पर कोडिंग करना कहां से स्टार्ट किया, पहले लेटर से। यहां से कहां से स्टार्ट कर रहा है, आखिरी से। जैसे डी का अगला लेटर ई, आर का अगला लेटर एस, आई का अगला लेटर जे और बी का अगला लेटर सी। वहीं पर यहां पर ध्यान देंगे तो यहां पर कंसेप्ट क्या था कि बी को पहले स्थान, बी का कोड पहले स्थान पर ही रखा है, आई का दूसरे स्थान पर चला गया, आर का तीसरे पर चला गया और डी का चौथे पर चला गया। ठीक है ना, यहां पर डायरेक्ट पैटर्न यूज हुआ है, पर यहां पर क्या है, रिवर्स पैटर्न यूज हुआ है। इसको हम क्या कहते हैं, विपरीत पैटर्न। यानी यहां पर क्या यूज हुआ है, आपका रिवर्स पैटर्न यूज हुआ है। यहां पर कौन सा यूज हुआ है, रिवर्स पैटर्न। तो एक इस बेस पे एग्जाम में क्वेश्चन, यानी कोडिंग की कैसे जाती है उसके पैटर्न को मैं आपको समझा रहा हूं। अगला है जैसे बच्चों, यहां पर मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, दोबारा वही लेता हूं। मैंने कहा कि किसी कोडिंग लैंग्वेज में वर्ड का जो कोड है वो आपका JCES है, ठीक है ना। और फिर मैंने कहा कि किसी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर वर्ड का जो कोड है वो है आपका BDIR। यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर यदि मैं कहता हूं बच्चों ध्यान देना, यहां पर बर्ड को क्या लिखा गया है, यहां पर बर्ड को लिखा गया है JCES। अब ये कहां से आया, ध्यान दीजिएगा, यहां पर कुछ और चीज यूज हुई है। कैसे, आई से अगला लेटर क्या होता है, जे होता है। बी से अगला लेटर क्या होता है, सी होता है। आर से अगला लेटर क्या होता है, एस होता है। और डी से अगला लेटर क्या होता है, ई होता है। यानी इस बार क्रॉस में लिखा गया है। इस बार किस में लिखा गया है, क्रॉस में। तो एग्जामिनर एक और पैटर्न जिस पे क्वेश्चन बनाता है उसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, क्रॉस पैटर्न। उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस पैटर्न। उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस पैटर्न। अब लास्ट एक और पैटर्न है हमारे पास जो आज की क्लास में हमें जानना जरूरी है, वो क्या है। यहां पर आप सीधा सीधा देखोगे बच्चों तो बर्ड का जो कोड है ना वो आपका कुछ इस तरीके से लिखा गया है, क्या, BDIR। अब आप कहोगे यहां पर कैसे कोडिंग की गई है, तो यहां पर समझना, बी को पहले स्थान पर ही लिखा गया है, ठीक है ना। डी पहले आखिरी में था, अब दूसरे पर आ चुका है। आर तीसरे पर था, अब चौथे पर जा चुका है। आई आपका दूसरे पर था, अब कहां पर जा चुका है, आपका तीसरे पर जा चुका है। यानी यह आपका हो गया रैंडम पैटर्न। यह आपका क्या हो गया, रैंडम पैटर्न। यानी यहां पर ना तो आपका डायरेक्ट कोड यूज हुआ है, ना आपका क्या है, ज्यादा डिटेल में अगली क्लास में पढ़ेंगे, अभी केवल पैटर्न को समझिएगा। यानी ज्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो उन 4 पैटर्न के ऊपर आधारित होते हैं। या तो कोडिंग डायरेक्टली की जाएगी, या उल्टे क्रम में की जाएगी, रिवर्स में पीछे से स्टार्ट कर, या क्रॉस में, या रैंडम। इस रैंडम पैटर्न के पीछे का जो रीजन था वो क्या था कि इस वर्ड के अंदर जितने लेटर्स थे उनको किस में लगाया गया है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाया गया है। उन सभी अक्षरों को किस में लिखा गया है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा गया है। क्योंकि बर्ड वर्ड के अंदर जितने भी लेटर्स हैं उनमें अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है, बी, फिर आता है डी, फिर आता है आई, फिर आता है आर। तो बच्चों यानी ये हो गया आपका रैंडम पैटर्न। तो इन चीजों को आपको क्या है, याद रखना है। तो अब सवाल ये उठता है कि सर आपने बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानकारी दे दी, अब जो कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर होगा उसके अंदर जो हम टाइप पढ़ेंगे वो टाइप कौन कौन से होंगे। तो कुल मिलाकर हम ये 7 टाइप पढ़ने वाले हैं, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट टाइप जहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो ये कुल मिलाकर मैं कहूंगा बच्चों ये 3 आपके बड़े ही इंपॉर्टेंट टाइप है। हाल फिलहाल रेलवे एग्जाम में देखा गया है, NTPC के एग्जाम में कंडीशनल कोडिंग से भी क्वेश्चन क्या है, पूछे जा रहे हैं। बाकी ये
अब कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की आज की हमारी बेसिक क्लास मैंने आपको करवा दी है, जिसमें आपको बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानकारी दी गई है, ताकि अगली क्लास में जब हम एक एक करके टाइप हम पढ़ें तो छोटी छोटी बातों पर आप कंफ्यूज ना हो। एक बात याद रखना है बच्चों, मेहनत तो आपको बहुत ज्यादा कड़ी करनी पड़ेगी। जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता बिल्कुल भी आपको हाथ नहीं लगेगी। तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस करना क्या है, स्टार्ट कर देना है। और हर क्लास के बाद में आपको क्या है, कुछ होमवर्क भी दूंगा जो आपको करके लाना है। और आज की इस क्लास का जो आपका होमवर्क है वो क्या होमवर्क है बच्चों, सबसे पहले उसमें आपको जो होमवर्क है वो करना क्या है कि कमेंट बॉक्स के अंदर सभी अक्षरों के अपनी तरफ से आपको क्या है, निमोनिक्स क्रिएट करके बताने हैं। क्या क्रिएट करके बताने हैं, निमोनिक्स। फॉर एग्जाम्पल कैसे बच्चों, जैसे मैंने कहा कि मैं जानता हूं क्या कि डी का पोजिशनल वैल्यू क्या होता है, 4 है। तो इसके लिए मैंने एक वर्ड बना दिया, क्या बना दिया, डफर। डफर का मतलब यानी D4, डफर D4, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्रिएट करते हुए आपको क्या है, निमोनिक्स। तो हर अक्षर का, या फिर मैंने और एग्जांपल दिया बच्चों, वो क्या कहा मैंने, T20 क्या है, T20 लीग होती है ना, T20 क्रिकेट मैच होता है ना। तो इससे हमें क्या है, टी का कोड याद हो गया, इससे हमें क्या है, टी का कोड याद हो गया। तो ऐसे ही हर अक्षरों का क्या आपको कमेंट करके बताना है। दूसरा काम आपको क्या करना है बच्चों, दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको अपोजिट लेटर्स सभी अक्षरों के विपरीत अक्षर आपको याद करने हैं। और उसको याद करने की मैंने आपको क्या है, ट्रिक बताई है। साथ ही साथ क्या बच्चों, रिवर्स पोजिशनल वैल्यू यानी विपरीत क्रम का स्थान सभी अक्षरों का कैसे निकाला जाता है। तो जब तक अगली क्लास नहीं आती है ये चीज आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और वो कैसे निकाला जाता है, 27 में से घटाकर निकाला जाता है। ये आपको क्या है, प्रैक्टिस करना है इस दौरान, ठीक है बच्चों। और प्रैक्टिस कहां से करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता देता हूं बच्चों, जल्द ही मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर यानी आप कुल मिलाकर ये कोशिश ये देख लीजिएगा कि लगभग 15 जुलाई तक आपकी ये बुक मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। और इस बुक के अंदर सबसे अपडेटेड मटेरियल होगा यदि आप किसी भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो 15 जुलाई से आप ये किताब जो है ना, 15 जुलाई के बाद ये किताब आप खरीद पाएंगे। तब तक थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा बच्चों, जल्द ही बुक मार्केट में आ रही है। और फिर जो मैं टाइप आपको बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है, प्रैक्टिस करनी है। अब साथ ही साथ बच्चों हर क्लास के बाद बस एक ही बात का याद रखना है कि आज की क्लास के अंदर जो मैंने कंसेप्ट बताए, तो उसके बाद मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया है। तो उस होमवर्क के ऊपर यदि आप काम करेंगे तो विश्वास कीजिएगा डेफिनेटली 100% आपको क्या है, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के अंदर कोई भी डाउट नहीं होगा। और इसके बाद अगली क्लास हमारी जो एक दिन छोड़कर आएगी, उस क्लास के लिए आप क्या है, मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे। और जो भी मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा प्रैक्टिस या समझाऊंगा, तो उसमें आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। तो जो भी 3 होमवर्क मैंने आपको दिए हैं, तो अगली क्लास में आने से पहले वो तीनों होमवर्क आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। और बुक्स कहां से प्रैक्टिस करनी है, तो 1 हफ्ता और वेट कीजिएगा, 15 जुलाई तक बुक आ रही है। यही बुक आपको परचेज करनी है। और इस बुक के अंदर ना बेहतरीन अपडेटेड मटेरियल है सारे रेलवे के। इवन ये बुक 4-5 दिन लेट क्यों हो गई है, जो अभी हाल फिलहाल आरआरबी एनटीपीसी 2025 में जो पेपर हुआ ना ग्रेजुएट लेवल का, उसके भी लगभग मैंने अपडेटेड जो क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, वो इस बुक के अंदर क्या है, डाल दिए हैं, ताकि आपको बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के क्या है क्वेश्चन मिले बुक के अंदर। जल्दी ये बुक मार्केट में आ जाएगी, उसके लिए आप क्या है, प्रिपेयर रह लीजिएगा। बट अब अगला फोकस आपको क्या करना है, कमेंट्स में जो आपको होमवर्क दिया है वो होमवर्क कंप्लीट करके आपको कमेंट करना है। और एक बात याद रखिएगा, हर बार मोटिवेशन एग्जाम के लिए स्टूडेंट को लिए जरूरी नहीं होती, कभी कभी टीचर को भी मोटिवेशन की जरूरत होती है स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए। जितने ज्यादा आप कमेंट करेंगे, जितने ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, विश्वास कीजिएगा उतना ही बेहतर मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिएगा स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।